हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अकाउंटेंसी के आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 723 क्वेश्चन को कवर कर लिया है 1355 क्वेश्चन में से, और आज के सेशन में हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अब तक जिन लोगों ने 724 अकाउंटेंसी के क्वेश्चन को नहीं देखा है वो फटाफट से देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In case of insolvency of a partner, any balance in reserve fund or profit and loss account is distributed in all partners। यानी एक साझेदार के दिवालिया होने पर संचय कोष अथवा लाभ हानि खाता के शेष को सभी साझेदारों में बांटा जाएगा। तो बताइए किस अनुपात में बांटा जाएगा। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। एक साझेदार की दिवालिया होने पर संचय कोष और लाभ हानि खाते के शेष को सभी साझेदारों में बांटा जाएगा लाभ विभाजन अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 725। In piecemeal distribution of cash on dissolution of a firm, cash is distributed to partners in the यानी फर्म के समापन पर रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों को रोकड़ बांटी जाती है। किस अनुपात में बांटी जाती है साझेदारों को रोकड़? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लाभ विभाजन अनुपात में बांटी जाती है। रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों की पूंजी का भुगतान लाभ हानि के अनुपात में जिस साझेदार की पूंजी का अधिक या सर्वाधिक है उसे सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। अन्य साझेदारों के अधिक का भुगतान और सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि के अनुपात में समायोजित होने के बाद उपलब्ध रोकड़ का वितरण लाभ हानि के अनुपात में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 726। In the event of death of a partner, the amount of joint life policy is credited to यानी किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। किस अनुपात में क्रेडिट की जानी चाहिए? All the partners capital accounts in the profit and loss ratio यानी सभी साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ हानि के अनुपात में क्रेडिट की जानी चाहिए। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों की पूंजी खातों में उनके लाभ हानि के अनुपात में क्रेडिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 727। If the goodwill account is raised at the time of retirement of a partner and is to be written off, then the capital accounts of the remaining partners are debited in यानी यदि एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करते समय बनाई गई ख्याति को अपलिखित करना हो तो शेष साझेदारों के पूंजी खातों को डेबिट किया जाएगा। तो बताइए किस अनुपात में डेबिट किया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय बनाई गई ख्याति को अपलिखित करना है तो शेष साझेदारों के पूंजी खाते को पुराने लाभ हानि अनुपात में डेबिट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम मैच द कॉलम पे। ये है सूची फर्स्ट और ये है सूची सेकंड, और नीचे आपको कोड दिया गया है जिस कोड के जरिए आपको इस पे आंसर करनी है। समर्पण मूल्य, समर्पण मूल्य किससे संबंधित होता है? समर्पण मूल्य बीमा पॉलिसी में है। अंशधारी का पागल हो जाना, ये किससे संबंधित है? अंशों के हस्तांतरण से संबंधित है। अंश अधिपत्र, ये है परक्राम्य पत्र। अंश अधिपत्र परक्राम्य पत्र है और पूर्वदत्त अंश स्टॉक होता है। तो सही जवाब इसका होगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, ऑप्शन सी। समर्पण मूल्य बीमा पॉलिसी होती है, बीमा पॉलिसी में होती है। अंशधारी का पागल हो जाना, अंशों का हस्तांतरण, अंश अधिपत्र परक्राम्य पत्र और पूर्वदत्त अंश स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 729। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल इज एप्लीकेबल व्हेन यानी गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है, कब लागू होता है? जब सम पार्टनर्स आर इन सॉल्वेंट यानी कुछ साझेदार दिवालिया हो तब लागू होता है। गार्नर बनाम मर्रे का नियम तब लागू होता है जब कुछ साझेदार दिवालिया हो जाए। इस केस में ये निर्णय दिया जाता है कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोध क्षम्य साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे और वसूली की हानि को सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 730. A, B and C are partners in a firm in the ratio of 5:3:2. B retires from the firm and A and C want to be the same previous ratio. The new ratio of A and C will be, यानी A, B और C एक फर्म में 5, 3 और 2 के अनुपात में साझेदार हैं. B फर्म से निर्वित होता है. A और C अपने पूर्व का ही अनुपात रखना चाहता है. तो पूछ रहा है कि A और C का नया अनुपात क्या बनेगा. इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए, 4 ऑप्शन है, आंसर करिए. A, B, C का जो अनुपात है वो 5 और 3 और 2 का रेशियो है. तो यदि B फर्म से निर्वित होता है तो A, C का जो अनुपात बनेगा वो 5 और 2 का बनेगा. 5:2, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन C. क्वेश्चन नंबर 731. On the insolvency of partner, the deficiency of his capital account is borne by the solvent partners according to the decision of Garner versus Murray in. यानी एक साझेदार की दिवालिया होने पर उसके पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार शोध क्षम्य साझेदार वहन करते हैं. तो किस अनुपात में वहन करते हैं शोध क्षम्य साझेदार? जवाब होगा कैपिटल रेशियो में, यानी उनके पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं. एक साझेदार की दिवालिया होने पर उनकी पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार शोध क्षम्य साझेदार वर्ष के प्रारंभ की पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 732. व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स. यानी जब एक फर्म विघटित होती है, वसूली खाते से प्राप्त लाभ या हानि साझेदारों में वितरित होनी चाहिए. तो हानि किस अनुपात में वितरित होनी चाहिए? हानि जो है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी लाभ बांटने के अनुपात में वितरित होगा. वसूली खाता एक प्रकार का नाम मात्र का खाता होता है. इसे फर्म के विघटन होने पर खोला जाता है. इस खाते के लाभ या हानि को साझेदार में उनके लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B have been in partnership sharing profits in the ratio of 7:3. C is admitted as a partner. A surrender 1/7 of his share and B surrenders 1/3 of his share in favor of C. So the new profit sharing ratio will be, यानी A और B 7 और 3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदार में है. C को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है. C के पक्ष में A अपने हिस्से का 1/7 का त्याग है और B अपने हिस्से 1/3 का त्याग करता है. तो लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा? A और C का, A का जो अनुपात है वो 7/10 है, B का 3/10 होगा. तो A का जो त्याग होगा वो 1/10 होगा और B का जो होगा 1/10, दोनों का. तो A का जो नया भाग बनेगा वो 6/10 होगा और B का नया भाग 2/10. C का भाग होगा, A और B को सॉल्व करेंगे तो 2/10 हो जाएगा C का भाग. तो A, B, C का जो नया अनुपात बनेगा वो 6/10, 2/10 और 2/10. तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो रेशियो बनेगा वो 3:1:1 बनेगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन B. नेक्स्ट. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेक प्लेस व्हेन, यानी साझेदार का समापन अवश्य हो जाना चाहिए. कब हो जाना चाहिए? जब अ पार्टनर डाइज, यानी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए. साझेदारों के आपसी संबंध और ठहराव पर निर्भर करती है. जब उनमें आपसी संबंध टूट जाता है तो उनमें हुआ अनुबंध भी टूट जाता है और इसके साथ ही साझेदारी का समापन हो जाता है. साझेदारी का समापन जिन दशाओं में होता है वो दशा है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर होता है, किसी साझेदार की मृत्यु पर और विशिष्ट अवधि या विशिष्ट कार्य के समाप्त होने पर. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 735. गार्नर बनाम मर्रे का मामला साझेदारों में निम्न अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने में संबंध रखता है. किसके द्वारा? जवाब होगा साझेदार के दिवालिया हो जाने पर.
गार्नर बनाम मर्रे का मामला साझेदार की दिवालिया हो जाने के अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने में संबंध रखता है। 1903 में न्यायाधीश जॉयस ने गार्नर बनाम मर्रे के विवाद में जो फैसला सुनाया वही सब नियम बन गया। विवाद का निर्णय जो था वो था दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी शोध क्षम साझेदारों की पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी अनुपात उस पूंजी के अनुपात में निकालना होगा जो कि विघटन के पूर्व बने चिट्ठे में थी। वसूली की हानि लाभ हानि अनुपात में बटेगी। तो ये जो है सही जवाब उसमें ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्म का विघटन होता है, कब होता है किसी फर्म का विघटन? एक भागीदार को छोड़ सभी भागीदारों के दिवालिया होने पर। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी का विघटन जिन परिस्थितियों में हो सकता है वो परिस्थितियां हैं, सभी साझेदारों की सहमति या ठहराव द्वारा कभी भी विघटन किया जा सकता है। एक फर्म का विघटन उस स्थिति में अनिवार्य हो जाता है जब एक साझेदार को छोड़कर के समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो गए हों, और या फिर ऐसी घटना घटित हो जाए जो कि फर्म के व्यवसाय को अवैध कर दे। नेक्स्ट, XYZ का रेशियो दिया है 1/2, 2/5 और 1/10 के अनुपात में भागीदार है XYZ। यदि X रिटायर हो जाता है तो बाकी भागीदारों की नई भागीदारी अनुपात क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर करिए। XYZ का जो लाभ अनुपात वो 1/2, 2/5 और 1/10 दिया है, या फिर इसको करेंगे तो 5/10, 4/10, 1/10 हो सकता है। अब यदि साझेदार X रिटायर यानी अवकाश या फिर अवकाश ग्रहण हो जाता है उसको, तो शेष साझेदार Y और Z का लाभ अनुपात होगा 4:1। तो सही जवाब होगा, क्योंकि क्या पूछा था, यदि X रिटायर हो जाए तो बाकी यानी Y और Z 4:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार X ने माह की पहली तारीख को प्रति माह 300 रुपये और Y ने इसी प्रकार प्रति माह 5,000 रुपये 3,000 रुपये। X ने माह की पहली तारीख को प्रति माह 3,000, Y ने प्रति माह 5,000 का आहरण किया। 10% वार्षिक दर से नियमानुसार ब्याज कितना होगा? 10% वार्षिक दर से यदि साझेदार द्वारा वर्ष की प्रति माह की पहली तिथि पर आहरण किया जाता है तो उसे 1/2 माह का ब्याज देना होगा, और यदि माह की अंतिम तारीख को आहरण किया जाता है तो 1/2 माह का ब्याज देना होगा। तो x का जो कुल आहरण दिया है वो 3,000 और 12 महीने यानी इंटू 12 सॉल्व करेंगे 36,000। y का इसी तरह निकालेंगे तो 12 इंटू 5,000 सॉल्व करेंगे 60,000। तो x और y किए गए आहरण है कितना? 36,000 प्लस 60,000। इस पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की कुल राशि होगी 96,000 इंटू 10% इक्वल टू 9600। तो एक माह का ब्याज होगा 9600/12 और 1/2 माह का ब्याज कितना होगा? 800 इंटू 1/2। तो आंसर निकलेगा 5,200 रुपये। 5,200 रुपये, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Ram of Allahabad filed a petition in the court for adjudication as insolvent. At that time, 1 month's salary due to 5 clerk amounted to rupees 2,000. 1 month's wages due to 10 workers amounted to rupees 1,500. Rent and rates due amounted to rupees 500. Income tax due amounted to rupees 1,200. And 1 month rent due amounted to rupees 1,000. The amount of preferential creditors would be, यानी इलाहाबाद के राम ने न्यायालय में दिवालिया घोषित होने के लिए वाद प्रस्तुत किया। उस समय 5 लिपिकों को 1 माह का वेतन 2,000 रुपये, 10 मजदूरों को 1 माह की मजदूरी 1,500 रुपये, किराया व कर 500 रुपये, आय व्यय 1,200 रुपये और 1 माह का किराया 1,000 देय था। पूर्वाधिकार लेनदारों की राशि होगी, क्या होगी? पूर्वाधिकार लेनदारों की राशि कितनी दी हुई थी? 6,200 ब्रैकेट में 2,000 प्लस 1,000 1,500 प्लस 500 प्लस 1,200 प्लस 1,000 होगी। तो सही जवाब होगा 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the event of the death of a partner, the amount of joint life policy is credited to, यानी किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जाती है। तो जो राशि है वो किस अनुपात में क्रेडिट की जाती है? आपका जवाब होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। किस खाते में क्रेडिट की जाएगी? किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि जो है वो किस खाते में क्रेडिट की जाएगी? सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्ति राशि का एक संपूर्ण साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है। नेक्स्ट, एक्स और वाई फर्म के साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन का अनुपात है 2:3। पुस्तकों में ख्याति की राशि 10,000 रुपये दी हुई है। जेड फर्म में नया साझेदार बनता है और उसको लाभ का 1/5 भाग दिया जाता है। उसका ख्याति का हिस्सा 15,000 आंका जाता है। पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि से क्रेडिट किया जाएगा। कितना क्रेडिट किया जाएगा? सॉल्व करिए, 4 ऑप्शन है आपके पास और अपना आंसर करिए। ए भी का लाभ विभाजन अनुपात 2:3 दिया है। पुस्तकों में ख्याति की राशि 10,000 रुपये दिए हुए हैं। प्रवेशी जो साझेदार है जेड, उसका लाभ में हिस्सा 1/5 दिया हुआ है। तो जेड के हिस्से की ख्याति कितनी दी हुई है? 15,000। पुस्तक में कुल ख्याति राशि हो जाएगी 15,000 × 1/5 यानी 75,000 रुपये। पुराने साझेदारों की ख्याति की क्रेडिट राशि होगी 75,000 - 10,000 यानी 65,000 रुपये। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2007 को एक फर्म की संपत्तियां और दायित्व क्रमशः 40,000 रुपये और 30,000 रुपये थे। फर्म का समापन हो गया और लेनदारों को प्रति रुपया 60 पैसे का भुगतान किया गया। तो बताइए कि वसूली पर हानि कितनी थी? 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिए और बताइए हानि कितनी थी। संपत्ति दिया हुआ है 40,000, दायित्व 30,000, वसूली की दर @ 60 पैसे प्रति रुपया। तो वसूली की हानि पूछ रहा है। वसूली की राशि 30,000 × 60 पैसे प्रति रुपया यानी 6 पैसे, 0.6 पैसे। सॉल्व करेंगे तो 18,000। वसूली की हानि कितनी हो जाएगी? 40,000 में से 18,000 माइनस करेंगे, 22,000 रुपये। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस अनुपात में या फिर किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? खाता पूछ रहा है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की ख्याति की कुल रकम को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो आपका जवाब होगा सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट किया जाता है। किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी की समाप्ति हो जाती है, इसलिए ख्याति की राशि को निश्चित अनुपात में सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 744। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। तो किस अनुपात में क्रेडिट की जानी चाहिए इसको? मृतक सहित सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभ हानि के अनुपात में। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि मृतक सहित सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभ हानि के अनुपात में क्रेडिट की जानी चाहिए। जब साझेदारी फर्म सभी साझेदारों के नाम से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेती है और उस पर प्रीमियम का भुगतान फर्म द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर भी बीमा पॉलिसी की राशि लौटा दी जाती है, जिससे कि मृतक सहित सभी साझेदारों में उनके पूर्व के लाभ अनुपात में बांट करके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, गार्नर बना मर्रे के निर्णय के अनुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधन क्षम्य साझेदारों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। किस अनुपात में पूरी की जानी चाहिए इसको? आपके जवाब होगा फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में।
गार्नर बना मर्रे के निर्णय के अनुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधन क्षम्य साझेदारों द्वारा फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में पूरी की जानी चाहिए, जबकि वसूली की हानि अन्य साझेदारों के द्वारा नगद रूप में लाभ हानि अनुपात में पूरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में ए, बी और सी लाभ को 2/5:2 अपॉन 5:1 और 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। सी रिटायर हो जाता है और उसके शेयर ए और बी द्वारा समान मात्रा में ए और बी के द्वारा समान मात्रा में खरीद लिए जाते हैं। तो बताइए कि नया लाभ हिस्सा अनुपात क्या होगा। ए, बी और सी का जो लाभ अनुपात दिया है वो 2/5:1/5 दिया है। 2/5, 2/5, 1/5 के रेशियो में है तीनों। रिटायर्ड साझेदार सी के हिस्से का ए व बी में बंटवारे का अनुपात बराबर होगा बराबर माइनस बराबर, यानी मतलब बराबर बराबर में। रिटायर्ड साझेदार सी के हिस्से का ए व बी में बंटवारे का अनुपात बराबर बराबर होगा। तो सी के रिटायर होने पर ए का जो नया लाभ अनुपात बनेगा वो 2/5 प्लस ब्रैकेट में 1/5 इंटू 1/5, यानी कितना बनेगा 1/2 बनेगा। और सी के रिटायर होने पर बी का नया लाभ अनुपात कितना बनेगा 1/2। तो ए और बी का नया लाभ अनुपात 1/2 इज़ टू 1/2, 1/2 के रेशियो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 747। ए और बी साझेदार हैं जो कि लाभ को बराबर बांट लेते हैं। ए ने 30 जून 2002 को समाप्त छमाही के लिए प्रत्येक महीने के अंत में नियमित रूप से 4,000 रुपये की निकासी की। निकासियों पर 5% प्रव की दर से ब्याज लिया गया। निकासियों पर ब्याज की राशि कितनी होगी। इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए, 4 ऑप्शन है, अपना आंसर करिए। 25 रुपये आना चाहिए आपका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाभ में से ए, बी और सी के हिस्से का अनुपात है 1/2, 3/10 और 1/5। सी की मृत्यु हो गई। अब ए और बी के बीच लाभ के हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। ए, बी, सी का अनुपात दिया हुआ है इतना, मृत होने वाला साझेदार है सी, तो शेष साझेदार का नया लाभ अनुपात कितना होगा 1/2 और 3/10, या फिर 5/10, 3/10। तो रेशियो क्या बनेगा 5:3 का रेशियो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो कि 4, 2 और 1 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं। ये निश्चित किया गया कि किसी भी हालत में लाभ में जेड का हिस्सा 7,500 रुपये से कम नहीं होगा। यदि वर्ष के दौरान लाभ की राशि 31,500 रुपये है तो इन साझेदारी में लाभ का वितरण किस प्रकार से होगा। तो वितरण किस प्रकार से होगा एक्स, वाई, जेड का। आप इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए। एक्स, वाई, जेड का लाभ अनुपात कितना दिया हुआ है 4, 2 और 1 के रेशियो में है। लाभ में साझेदार जेड का न्यूनतम भाग 7500 है और वर्ष के दौरान कुल लाभ 31,500 है। लाभ में सबसे पहले जेड का हिस्सा निकाल लिया जाएगा और इसके बाद एक्स और वाई शेष लाभ को अपने अनुपात में बांट लेंगे। तो कुल लाभ होगा 31,500 रुपये, जेड का हिस्सा 7500, शेष लाभ 24,000 रुपये। एक्स और वाई में शेष लाभ का बंटवारा 4:2 में होगा और एक्स के पास कितना फिर लाभ होगा 24,000 इंटू 4/6 यानी 16,000 रुपये। वाई का लाभ कितना होगा 24,000 इंटू 2/6 यानी 8,000 रुपये। तो एक्स, वाई और जेड का लाभ का हिस्सा होगा एक्स का 16,000, वाई का 8,000 और जेड का 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम लाभ को 3:2 के अनुपात में बांट रहे हैं। वे मोहन का साझेदार के रूप में भर्ती करते हैं मोहन को, और नया लाभ विभाजन अनुपात में 2:2:1 है। यदि मोहन 1,000 रुपये ख्याति के लिए देता है तो श्याम कितना पाएगा। पॉज करिए, सॉल्व करिए, बताइए कि श्याम कितना पाएगा। राम और श्याम का लाभांश अनुपात 3:2 दिया है। नए साझेदार मोहन के प्रवेश पर राम, श्याम और मोहन का नया लाभ अनुपात कितना 2, 2 और 1 के रेशियो में है। मोहन द्वारा ख्याति के लिए लाई गई राशि कितनी है 1,000 रुपये दिया हुआ है।
तो श्याम का त्याग अनुपात होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी नील, 0। ख्याति की राशि में श्याम का भाग जो मिलने वाली है वो राशि 0 होगी, नील होगी। राम के खाते को पूरी राशि 1000 रुपये से क्रेडिट किया जाएगा। सही जवाब होगा नील, ठीक है, कुछ नहीं या 0। अगला क्वेश्चन, वसूली खाता होता है। वसूली खाता क्या होता है? नाम मात्र का खाता होता है। वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट एक अवास्तविक खाता या फिर जिसको नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, जिसे कि विघटन पर लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। वसूली खाते के लाभ हानि को सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। फर्म के समापन होने पर फर्म की संपत्तियों के विक्रय पर राशि वसूल की जाती है और उससे फर्म के दायित्वों का भुगतान करके लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। तो इस कार्य के लिए फर्म की पुस्तकों में एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे कि वसूली खाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्नर बना मर्रे के अनुसार दिवालिया हुए साझेदार की कमी को अन्य साझेदार वहन करते हैं। किस अनुपात में वहन करते हैं? उनकी पूंजी के अनुपात में। गार्नर बना मर्रे के अनुसार दिवालिया हुए साझेदार की पूंजी की कमी के शेष अन्य साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं। गार्नर बना मर्रे के विवाद में जो निर्णय दिया गया वो ये दिया गया कि दिवालिया साझेदार की पूंजी शोध क्षम्य साझेदारों की पूंजी के अनुपात में बटेगी। पूंजी अनुपात उस पूंजी के अनुपात में निकालना होगा जो कि विघटन के पूर्व बने चिट्ठे में थी और वसूली की हानि लाभ अनुपात में बटेगी। नेक्स्ट, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार की दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है। किस अनुपात में वहन की जाती है? लाभ विभाजन के अनुपात में वहन की जाती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख के अभाव में किसी साझेदार की दिवालिया हो जाने पर उत्पन्न होने वाली हानि को शेष साझेदारों द्वारा लाभ हानि विभाजन के अनुपात में वहन किया जाता है। लेकिन यदि साझेदारों के मध्य इस संदर्भ में लिखित समझौता हुआ है तो इसका समाधान पूर्व में किए गए समझौते की शर्तों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से ही खुला है। नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तो लेखांकन प्रभाव क्या होगा? लेखांकन प्रभाव क्या होगा? तो इसका जवाब आप करेंगे कि पुराना ख्याति खाता बंद हो जाएगा और नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। जब व्यवसाय की पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से ही खुला होता है और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तो ऐसी स्थिति में पुराना ख्याति खाता बंद कर दिया जाता है और नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात में निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसे पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा? बताइए, किसको नहीं जोड़ा जाएगा पूंजी में? रोकड़ खाते के शेष को नहीं जोड़ा जाएगा। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए सामान्य संचय कोष लाभ हानि खाते का शेष और वसूली पर लाभ को पूंजी में जोड़ा जाता है, जबकि रोकड़ खाते के शेष को पूंजी में नहीं जोड़ा जाता है। अब इसके बाद अकाउंटेंसी में हम 9th चैप्टर जिसमें कि कंपनी अकाउंट के बारे में अब क्वेश्चन आएगा। इसमें फर्स्ट जो ए है यानी जिसमें कि आप इशू एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स अंशों के निर्गमन और प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन को कंपनी अकाउंट में से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 756 है, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से है जिन्हें क्या होता है? जिन्हें कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किए जाते हैं। अधिकार अंश यानी राइट शेयर का आशय उन अंशों से है जिन्हें कि कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कंपनी अंशों को जारी करने से पहले अपने विद्यमान अंशधारियों को ही अंश क्रय का विकल्प देती है तो ऐसे अंशों को अधिकार अंश कहते हैं। अधिकार अंश का निर्गमन अंशधारियों में एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 757, ये सारे जो क्वेश्चन अब आप करने वाले हैं वो कंपनी अकाउंट यानी कंपनी लेखी के हैं, जिसका एक पार्ट है अंशों के निर्गमन और प्रकार।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट आपको मिल रहा है उस पर आपको विचार करनी है, जो कि असर्शन और रीजन वाले हैं। असर्शन यानी कथन कह रहा है कि राइट्स शेयर्स आर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर कैपिटल इन द कंपनी, यानी अधिकार अंशों को समता अधिकारियों में कंपनी में उनके अंश पूंजी के अनुपात में दिए जाते हैं। तो ये तो कथन कह रहा है। अब इसका तर्क यानी कारण क्या दे रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स एज्यूम द ग्रेटेस्ट रिस्क इन कंपनी फाइनेंस, यानी समता अंशधारियों का कंपनी के वित्त में बहुत जोखिम रहता है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जो तर्क दे रहा है वो कथन का सही व्याख्या कर रहा है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ दे रहा है। दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है। दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 रुपये सम मूल्य का अंश 12 रुपये में बेचा जाता है तो 2 रुपये की राशि को माना जाएगा। 2 रुपये की राशि को क्या माना जाएगा? 2 रुपये की राशि को प्रीमियम माना जाएगा। यदि 10 रुपये सम मूल्य का अंश 12 रुपये में बेचा जाता है तो 2 रुपये की राशि को प्रीमियम माना जाएगा, यानी यदि अंशों का निर्गमन उसके सम मूल्य से अधिक मूल्य पर दिया जाता है तो उस अधिक के मूल्य को प्रीमियम कहते हैं, और यदि सम मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है तो कम मूल्य तक की राशि को कटौती यानी डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट, एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? अंशों के अंकित मूल्य तक। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है, यानी उसकी देयता अंशों के अंकित मूल्य यानी फेस और नॉमिनल वैल्यू तक ही होती है। नेक्स्ट, अभिगोपन कमीशन निम्नलिखित में से किस आधार पर देय होता है? अभिगोपन कमीशन, तो आपका जवाब होगा अंशों के निर्गमन मूल्य पर। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने अंशों के निर्गमन के लिए अंश अभिगोपक के अंशों के विक्रय की जिम्मेदारी सौंप देता है। इसके लिए कंपनी अभिगोपक को अंशों के निर्गमन मूल्य के आधार पर कमीशन प्राप्त करती है, जिसे कि अभिगोपन कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट, सभी समता अंशधारी होते हैं। क्या होते हैं सभी समता अंशधारी? कंपनी के मालिक होते हैं। एक अंश पूंजी वाली कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंशधारी होते हैं। उनके मत देने का अधिकार होता, उन्हें ही मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जिन्हें क्या किया जाता है? जिन्हें कि कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के फर्स्ट के ए खंड ए के अनुसार जब एक कंपनी के नए अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो सर्वप्रथम वो अपने कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को क्रय करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में जब एक कंपनी अपने विद्यमान अंशधारियों को अंशों का निर्गमन करती है तो इसे राइट शेयर यानी अधिकार अंश कहा जाता है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों का अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है। किस खाते में डेबिट किया जाता है? ख्याति खाता में। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को अंश निर्गमित करने पर ख्याति खाता यानी गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। यानी कि जो फॉर्मेट बनेगा वो ये बनेगा, गुडविल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू शेयर कैपिटल, सो बीइंग शेयर इशू टू प्रमोट्स इंजीनियर एंड साइंटिस्ट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 764, पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनन स्वीकृत है? बताइए कौन सी विधि स्वीकृत है कानूनन? समता अंशों का निर्गमन। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर भुगतान होने वाली राशि की व्यवस्था नए समता अंशों के निर्गमन पर प्राप्त राशि से की जाती है। साथ ही पूंजी शोधन कोष खाते यानी कैपिटल रिडम्पशन फंड अकाउंट की राशि का भी प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए ही किया जा सकता है। नेक्स्ट,
सिक्योरिटीज प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसमें नहीं किया जा सकता है? सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने के लिए। प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में हस्तांतरित करके इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। व्यवसाय के लिए ये एक प्रकार से पूंजीगत लाभ होता है। इस राशि का प्रयोग जिन कार्यों के लिए किया जाता है वो ये कार्य हैं 5। सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, व्यवसाय की ख्याति को अपलिखित करने के लिए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम के भुगतान के लिए और ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट को अपलिखित करने के लिए। लेकिन प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग सदस्यों को लाभांश भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 766, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपका जवाब होगा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंशों के निर्गमन पर देय अभिगोपन कमीशन दर अंशों के अंकित मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो सकती है। अभिगोपन कमीशन की राशि का भुगतान अभिगोपक को किया जाता है। ऋण पत्र पर यह कमीशन 2.5% है। नेक्स्ट, न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है। कितनी होती है? अंशों के, ये राशि होगी अंशों के अंकित मूल्य का 5%। अंशों के निर्गमन के लिए आवेदित की जाने वाली अंश की आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू के 5% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि माना अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कम से कम 5 रुपये की राशि अंश के आवेदन के लिए अवश्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 768, राइट शेयर वे शेयर होते हैं जो कि प्रस्तावित किए जाते हैं। किसको प्रस्तावित किए जाते हैं? वर्तमान शेयर धारकों को। राइट शेयर वो शेयर होते हैं जो कि विद्यमान अथवा वर्तमान शेयर धारकों को प्रस्तावित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब कोई कंपनी अतिरिक्त अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो अंशों को क्रय करने के लिए सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारी को आमंत्रित करती है। इस प्रकार से निर्गमित अंशों को अधिकार अंश यानी राइट शेयर कहते हैं। नेक्स्ट, अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। किस खाते में क्रेडिट किया जाता है इसको? अंश आवंटन खाता में। अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो अंश के आवंटन खाता यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अलॉटमेंट अकाउंट में यानी बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नेक्स्ट, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। किस पक्ष में दिखाया जाता है? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि एक पूंजीगत दायित्व होता है जिसके कारण इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की राशि का प्रयोग लाभांश बांटने के लिए नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों के निर्गमन पर अंश के अंकित मूल्य से जो अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? आपका आंसर होगा अंश प्रीमियम खाता में। अंशों के निर्गमन पर अंश के अंकित मूल्य से जो अधिक धनराशि प्राप्त की जाती है उसे अंश प्रीमियम खाते में क्रेडिट किया जाता है। यानी अंशों के निर्गमन पर अंकित मूल्य से अधिक राशि को प्रीमियम कहते हैं और इसे अंश प्रीमियम खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अंशों का प्रीमियम प्रयोग किया जा सकता है? किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने में, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने में, बोनस अंश पर निर्गमित करने में। आंसर होगा ये सभी। अंशों के अंकित मूल्य से जो अधिक राशि प्रीमियम के रूप में वसूल की जाती है उसे अंश प्रीमियम खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 और वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के खंड 2 के अनुसार अंश प्रीमियम खाते की राशि का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है वो है
कंपनी के ऋण पत्रों पर कटौती को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को अपलिखित करने के लिए, बोनस अंशों का निर्गमन के लिए और पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम के भुगतान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने, किसको? स्वयं अपने ऋण पत्रों को। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को स्वयं क्रय कर सकती है, लेकिन समता अंशों व पूर्वाधिकार अंशों के संबंध में ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिगोपक वो व्यक्ति है जो क्या करता है? जो जनता द्वारा न क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है। अभिगोपक यानी अंडर राइटर वो व्यक्ति होता है जो कि जनता द्वारा ना क्रय किए गए अंशों को खरीदने का वादा करता है। ऐसी स्थिति में अभिगोपक द्वारा लिए गए अंशों पर कमीशन दिया जाता है, जो कि जनता द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य से 5% से अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चालू स्टॉक कीमत 50 रुपये प्रति अंश है और एक नया राइट शेयर 4 धारक निवेशक को सौंपा गया है, तो 45 रुपये प्रति शेयर के अंशदान कीमत पर तो राइट का क्या मूल्य होगा? यदि चालू स्टॉक कीमत 50 रुपये 50 प्रति अंश है और एक नया राइट शेयर 4 धारक निवेशकों को सौंपा गया है रुपये 45 प्रति शेयर के अंशदान कीमत पर, तो बताइए कि राइट का मूल्य क्या होगा? यदि चालू स्टॉक कीमत 50 रुपये प्रति अंश है और एक नया नाइट शेयर 4 शेयर धारक निवेश को सौंपा गया है, तो 45 रुपये प्रति शेयर के अंशदान कीमत पर तो राइट का जो मूल्य होगा वो 1 होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ कंपनी कैन परचेस इट्स ओन, यानी एक कंपनी क्रय कर सकती है स्वयं अपने, किसको? डिबेंचर्स को, ऋण पत्रों को। कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय कर सकती है। इस क्रय का 2 में से एक उद्देश्य हो सकता है। इन 2 में से क्रय करके ऋण पत्रों को निरस्त करना और दूसरा क्रय करके ऋण पत्रों को निवेश के रूप में रखना। इन दोनों में से एक उद्देश्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, the minimum amount that should be called by a company with application for its shares is the following % of face value of shares, यानी एक कंपनी द्वारा अपने अंशों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ न्यूनतम राशि अंशों के अंकित मूल्य का निम्नलिखित प्रतिशत मांगा जाना चाहिए। कितना प्रतिशत मांगा जाना चाहिए? 5%। कंपनी प्रार्थना पत्र पर अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम 5% अवश्य मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर स्मिथ ने 10 रुपये प्रति अंश वाले 200 अंशों के लिए आवेदन किया, लेकिन 160 अंश आवंटित हुए। आवेदन पर ₹2 प्रति अंश भुगतान करने के बाद उन्हें ₹2 प्रति अंश आवंटन राशि और 3 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया, तो मिस्टर स्मिथ को आवंटित अंशों पर अदत्त मांग की राशि कितनी होगी? इसको सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। दिया है शेयर एप्लीकेशन 200 शेयर, पर शेयर वैल्यू 10 पर शेयर, शेयर अलॉटेड 160 शेयर, शेयर एप्लीकेशन मनी है ₹2 पर शेयर, शेयर अलॉटमेंट मनी दिया है 2 पर शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल मनी है 3 पर शेयर, ड्यू टू स्मिथ एप्लीकेशन 160 × 2 इक्वल टू 320, अलॉटमेंट कितना 320 होगा, कॉल मनी 160 × 3 480, यानी कॉल मनी। इसको सॉल्व करेंगे तीनों को तो प्लस करेंगे तो 1120 होगा कॉल मनी। अब इसमें लेस कर देंगे। पे ऑन एप्लीकेशन बाय स्मिथ 200 × 2 इक्वल टू 400, यानी बैलेंस जो बना वो अनपेड ऑन शेयर 720। तो जवाब होगा आपका 720 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी संरचना अनुपात क्या है? पूंजी संरचना अनुपात ये समता ऋण है। समता ऋण पूंजी संरचना अनुपात को
ऋण समता, ये अनुपात बनेगा समता अपॉन ऋण। पूंजी संरचना अनुपात को ऋण समता अनुपात या ऋण पूंजी अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यवसाय में विद्यमान समता अंश पूंजी और ऋण पूंजी के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। इसके लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, पूंजी संरचना अनुपात इक्वल टू समता पूंजी अपॉन ऋण पूंजी या फिर ऋण पूंजी अपॉन समता अंश पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी कैन नॉट इशू, यानी एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू, क्या निर्गमित नहीं कर सकती है कंपनी? तो आपका जवाब होगा रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, शोधनीय समता अंश। एक कंपनी शोधनीय समता अंशों का निर्गमन कभी भी नहीं कर सकती है। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। उनके पूंजी का भुगतान कंपनी के बंद होने पर ही भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, जो कि वर्तमान में अब 2013 हो गया है, 2013, इसके अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹1,05,000 equity shares of ₹10 each are issued at a discount of 10%, the amount to be transferred to capital reduction reserve fund will be, यानी यदि 1,00,000 रुपए की अधिमान अंश पूंजी का शोधन करने के लिए प्रत्येक 10 रुपए की 5,000 समता अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं तो पूंजी शोधन संचय निधि में हस्तांतरित होगा। कितना हस्तांतरित होगा? अधिमान अंश पूंजी की शोधन राशि दी हुई है 1,00,000, शोधन के लिए निर्गमित अंश निकालनी है तो पूंजी से प्राप्त राशि 5,000 इंटू 10 माइनस ब्रैकेट में 5,000 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो कितना निकला 45,000। 1,00,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो 55,000 रुपये लाभ हानि निकलेगा। खाते से पूंजी का शोधन किया जाएगा तो पूंजी शोधन संचय निधि में हस्तांतरित जो राशि निकलेगी वो 55,000 निकलेगी, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन है। असर्शन यानी कथन कह रहा है कि एवरी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी हुज शेयर्स ही हैज परचेज, यानी प्रत्येक अंशधारी को अधिकार है कि जिस कंपनी के अंश उसने खरीदे हैं उसके एक अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। और इसका तर्क दे रहा है कि शेयर सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पर्सन टू द शेयर्स विच आर रिटन इन द नेम इन द सर्टिफिकेट, यानी अंश प्रमाण पत्र उन अंशों के लिए जो कि अंश प्रमाण पत्र में अंशधारी के नाम में दर्ज हैं, वो अंशधारी के स्वत्व का निश्चयात्मक प्रमाण है। तो बताइए कि क्या ये दोनों ही सही है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 783, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बोनस शेयर्स बी इशूड, निम्नलिखित किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? किस खाते में से किए जा सकते हैं? बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ हानि खाते का शेष, शेयर प्रीमियम अकाउंट अंश प्रीमियम खाता, या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाता। तो आपका जवाब होगा कि ये तीनों ही, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बोनस अंश मौजूदा अंशधारियों को कंपनी की तरफ से मुफ्त में निर्गमित किया जाता है। तो जिन स्रोतों से निर्गमित होता है वो स्रोत है लाभ हानि खाते के शेष से, अंश प्रीमियम खाता से और सामान्य संचय खाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस शेयर्स मीन शेयर्स इशूड टू, यानी बोनस अंशों का अर्थ उन अंशों से है जिन्हें निर्गमित किया जाता है। किसको निर्गमित किया जाता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, वर्तमान समता अंशधारियों को। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। चूंकि बोनस अंश कंपनी के सृजित लाभों से निर्गमित किया जाता है तो बोनस अंश वर्तमान समता अंशधारियों को निर्गमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है निर्धारण?
इशुइंग कंपनी, निर्गमन करने वाले कंपनी के द्वारा। अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करना है या फिर सम मूल्य पर, इन सब निर्णयों का अधिकार निर्गमन करने वाली कंपनी का होता है। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आगे क्वेश्चन यानी 786 के से बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। वीडियो यूज़फुल है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।